जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार। तो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं और आज एक नया चैप्टर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें पहला टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे जैव विविधता। महत्वपूर्ण है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर महत्वपूर्ण है क्योंकि नीट में लगभग दो प्रश्न तो यहां से पूछेगा ही पूछेगा। डेटा इसमें याद रखने वाला थोड़ा सा ज्यादा है तो उसे अपन याद रखेंगे। चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। जिस भी आपको डेटा को याद रखने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करेंगे तो उसकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सेशन को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, पूछे गए हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सेशन को पूरा देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़िएगा तो काम आसान हो जाएगा एनसीईआरटी का। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वैसा तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं। जैव विविधता एवं संरक्षण। वैसे तो इसमें कितने टॉपिक है, दो ही टॉपिक अपने को बता रखे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके अंदर क्या रहेंगे, डेटा यहाँ पर थोड़े से याद रखने वाले रहेंगे तो उन्हें आपको बहुत अच्छे से देखना है, रिवाइज करना है। तो जैव विविधता जैसा कि नाम से अपने को पता चल रहा है, जैव मतलब जीवों में, विविधता मतलब जो डाइवर्सिटी यहाँ पर आ रही है, अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, सजीव की बात हो रही है यहाँ पर। केवल जंतु या केवल पादप की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है सजीव की। तो विविधता कितने प्रकार के जीव मिलते हैं, उनमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं, वो इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। और कुछ जीव ऐसे भी हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, कुछ ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, तो उनका संरक्षण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, वो आपके पास चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो स्टार्ट अपन करते हैं। यदि दूर स्थित आकाश गंगा से कोई अन्य ग्रही या एलियन आया हुआ हमारे ग्रह पृथ्वी पर भ्रमण करे तब सबसे पहले जो बात उसको अचंभित करेगी वह ये होगी कि हमारे जीवन की अति विशाल विविधता है। ठीक है, क्या आप मानते हैं? पहली बात तो ये कि एलियन में आप मानते हैं या नहीं मानते इसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं मानते तो कोई बात नहीं, और मानते हैं तो सबसे बढ़िया। नहीं मानते उनके लिए बात करें, नहीं मानते तो अपने आस पड़ोस में जाइए, छत के ऊपर जाइए, आस पड़ोस में देखिए, जंगलों में विचरण कीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इतनी सारी विभिन्न प्रकार के जीव हैं जितना अपन को पता ही नहीं है। एक छोटी सी जगह की बात कर रहे हैं तो पूरी अर्थ पे आप घूमेंगे तो ना जाने कितनी ही आपको जीव मिलेंगे, ना तो उनके बारे में अपन जानते हैं और हो सकता है कि ना ही अपने इस जन्म में तो उसे जान पाए। तो हम मानव के लिए भी ग्रह पर उपस्थित जीवित विभिन्न जातियां जिनके साथ हम रहते हैं, हम आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ सकते। सामान्य मनुष्य मुश्किल से विश्वास करेगा कि हमारी पृथ्वी पर लगभग इतनी है 20,000 चींटियों की जातियां हैं, 3 लाख बीटल या भृंग है, 28,000 मत्स्य जाति और 20,000 से अधिक अधिपादप या ऑर्किड की जातियां हैं। तो अपन तो बायो वाले स्टूडेंट है तो अपन को तो थोड़ा बहुत आइडिया है ही, लेकिन अगर एक आम आदमी को बोलेंगे ना कि 20,000 चींटियां हैं तो वो नहीं मानेगा। वो तो यही बोलेगा कि काली चींटी, लाल चींटी, छोटी चींटी और बड़ी चींटी, बस इसमें क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है चींटियों की प्रजातियां। तो ये जो प्रजातियां हैं इतनी लगभग लगभग यहाँ पर मिल रही है पृथ्वी पर। पारिस्थितिकविद तथा जैव विकास वैज्ञानिक इस विविधता के महत्व कुछ आवश्यक प्रश्न पूछकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं जैसे कि इतनी विभिन्न जातियां क्यों हैं, क्या ये महान विविधता पृथ्वी के इतिहास से पहले से उपस्थित थी या ये सब विचित्राएं कहां से आई। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है। जीव मंडल के लिए विविधता क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है, यदि ये विविधता कम होती तो क्या जीव मंडल पर कार्य अलग होता? बिल्कुल। मानव जीवन इस विविधता से किस प्रकार लाभान्वित है? इन सारे प्रश्नों को वैसे आप सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग से सिलेबस से बाहर है। बायो की अगर आपको नॉलेज है तो ये जो चारों पांचों प्रश्न पूछे गए आप आसानी से बता दें। अब सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, मतलब कितने प्रकार के जो जीव हैं वो मिल रहे अर्थ पर। तो हमारे जैव मंडल में न केवल जाति स्तर पर वर्ण, जैवीय संगठन के सभी स्तर पर कोशिकाओं के बृहद अणु से लेकर जीवों या बायोम जिसे अपन कहते हैं तक विविधता मिलती है। तो छोटा सा स्तर जिसे अपन कहते हैं कोशिकीय स्तर, उसके बाद में आपको पता है कि टिश्यू आता है, उसके बाद में ऑर्गन आता है, उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम आता है, मतलब कोशिका उत्तक उत्तक, कोशिका उत्तक, उसके बाद में अंग और अंग तंत्र की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोशिका केवल एक ही प्रकार की है या उत्तक केवल एक ही प्रकार की, वहां पर भी क्या होती है,
विविधता है, लेकिन वो तो ठीक है, कोशिका में तो विविधता है जो है, लेकिन कोशिका में विविधता के अलावा कोशिका में मिलने वाले जो छोटे छोटे जो अणु हैं या जो बड़े बड़े जो अणु है उसमें भी विविधता मिल सकती है। ये आपको पता है कि दो प्रकार के अणुओं की अपन बात करते हैं बायोमोलिक्यूल में, बृहत अणु और सूक्ष्म अणु, ठीक है। बृहत मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा, तो उसमें भी क्या हो सकती है, विविधता हो सकती है, और बड़े जीवों में तो विविधता होती ही है, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस पादप तंतु ये सब, ठीक है। तो जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है जो शब्द लिखा है, जीव वैज्ञानिक, सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित में लाया गया। और जैव विविधता जो शब्द है वो कौन लेके आया भाई साहब, ध्यान में रखना है, एडवर्ड विल्सन, जो क्या थे, सामाजिक जीव वैज्ञानिक थे। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बता रखा है, विविधता की बात करेंगे तो एक तो आनुवांशिक विविधता आएगी, दूसरा जातीय स्पीशीज विविधता आएगी, और तीसरा पारिस्थितिकीय विविधता आएगी। आनुवांशिक का मतलब आप समझते हैं, जीन में जो विभिन्नता आएगी वो आनुवांशिक होगी। जातीय में मतलब बेसिकली अगर अपन बात करेंगे, सबसे जो बेस है, जो आधार है हर एक प्रकार की विविधता का जीवों में, तो वो है आनुवांशिक विविधता। जीन चेंज होंगे तो जातीय चेंज होगी, जातीय चेंज होगी तो आगे और चेंजेस होगा। पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो पारिस्थितिकी में आपके पास ही आएगा जो एजीवी, मतलब ये जैसे पर्यावरण के सेंस में आप ले लीजिए, पर्यावरण में जो भी मिल रहा है, मिट्टी पानी तापमान सूर्य, वो सब आ जाएगा। तो आनुवांशिक विविधता, एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है काफी, पूछा गया प्रश्न आईपीएमटी में, हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाले औषधीय पादप राउल्फिया वोमेटेरिया, वोमेटेरिया नाम से पता चला वोमिट हो रही है, नहीं वोमिट हो रही, इससे आप याद रख सकते हैं, राउल्फिया वोमेटेरिया की जो आनुवांशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेसरपीन की क्षमता और सांद्रता से संबंधित हो सकती है। क्लियर है। तो ये जो है आनुवांशिक विविधता की जो बात करें, किस प्रकार का एक्टिव केमिकल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसकी सांद्रता क्या है, उस पर निर्भर करेगा ये राउल वुल्फिया वोमेटेरिया जो है उसकी आनुवांशिक विविधता। तो भारत में 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न धान की और 1,000 से अधिक आम की जातियां हैं। खाया कभी, दो तीन आम को छोड़ दिया जाए तो कभी खाया क्या, दो तीन से ज्यादा नहीं खाया। तो 1,000 से अधिक आम की क्या है, जातियां हैं केवल भारत में। और धान की अगर अपन बात करेंगे तो उसकी कितनी है, 50,000 से अधिक, ना कि कम। जातीय विविधता की बात करें तो विविध जो किस पर आएगी, जाति स्तर पर आएगी। जैसे पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट की जो उभयचर जातियों की विविधता वो किससे अधिक है, पूर्वी घाट से अधिक है। सिंपल सा ध्यान में रखना है। पारिस्थितिकीय इकोलॉजिकल विविधता की बात करें तो ये विविधता पारितंत्र स्तर पर है। किस पर, पारितंत्र, इकोसिस्टम की जो अपन ने बात कर दी लास्ट चैप्टर में, उस स्तर की बात करेंगे। जैसे भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, गैरान या मैंग्रोव, प्रावतत्व प्रावत्व भित्ति या कोरल रीफ जिसे अपन कहते हैं, समुद्र वगैरह में जो मिलती है, आर्द्र भूमि, ज्वारमुख या एश्वरी, ठीक है, छोटे छोटे जो जल वाले जो सोर्स होते हैं वो आएगी इसके अंदर। अल्पाइन शद्वल या मिडोज की पारितंत्र विभिन्नता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से अधिक है। तो भारत में ये जो भी जितने भी आपको पारितंत्र बता रखे हैं, यहाँ की जो विभिन्नता है किससे अधिक है, नॉर्वे से अधिक है, क्योंकि पर्यावरण अलग अलग है दोनों का। प्रकृति की इस समृद्ध जैव विविधता को एकत्र होने में विकास में लाखों वर्ष लगे, लेकिन जातीय क्षति इसी दर से अगर जारी रही तो हम इस संपदा को 2 क्षति से भी कम समय में खो सकते हैं। क्योंकि विकास जो है वो एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है, लाखों करोड़ों साल लगे हैं। आज जिस स्टेज में है, जो अपना प्रेजेंट है, उसको लाखों करोड़ साल लगे हैं होने में। लेकिन जो दोहन अपन कर रहे हैं, अति दोहन कर रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है, अति दोहन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो जो जाति है यहाँ पर विलुप्त हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, 2 शताब्दी, मतलब 2 शताब्दी का अंतर समझ में आता है, सेंचुरी की जो बात करा, 2 सेंचुरी में, तो इस संपदा को अपन खो देंगे। आजकल संसार के अधिकतर लोगों के लिए इस ग्रह पर हमारे जीवन और रख रखाव के लिए जैव विविधता, इसका संरक्षण एक अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दा बना हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पृथ्वी पर और भारत में कितनी जातियां हैं, इसे ही अपन कहते हैं जैव विविधता। जीवों में जो विविधता मिल रही है कितनी है, इस अर्थ में, अर्थ पर और भारत में। तो अब तक खोजी गई मतलब जितनी भी अपन ने पता कर ली है, लेकिन मोस्टली अपन को अभी तक पता ही नहीं है कि इस पर कितनी है और कितनी नहीं है, सारी अपन ने नहीं खोज पाए। तो अब तक खोजी और नामित जातियों के प्रकाशित
साक्ष्यों एवं तथ्यों से ये हम जानते हैं कि आज तक कितनी जातियां अंकित की गई है, लेकिन पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। ठीक है, कितनी जातियां हैं अपन को नहीं पता एग्जैक्टली कितनी अर्थ में। आज मैं किसी जाति को खोज रहा हूं तो मेरे पूरे जीवन में मुश्किल से 3 या 4 जातियां मैं खोजूंगा और मैं मर जाऊंगा। फिर आगे आने वाली जो पीढ़ी आएगी, अगर उनको पता है कि ये तो भाई साहब खोज के चले जा चुके हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो वापस से वो शुरू कर देंगे। ठीक है, तो IUCN ये 11th क्लास के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में इसकी फुल फॉर्म आप पढ़ते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, 2004। अच्छा सॉरी, यहाँ पर IUCN जो लिखा आपके पास, वो नोमेनक्लेचर के सेंस में अपन बोलते हैं IUBN और IUZN जिसे अपन कहते हैं इंटरनेशनल, जो आपके पास बॉटनिकल और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है वो यहाँ पर आएगा। तो 2004 के अनुसार इन्होंने क्या बोला कि अब तक दर्शाई गई जंतु व पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मतलब 15 लाख से कुछ अधिक है। लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है कि अभी और कितनी जातियों की खोज और व्याख्या शेष है। आंकलन में बहुत विभिन्नताएं हैं तथा उनमें से कुछ जो है शैक्षिक अनुपात मात्र है कि वर्गीय समूह की जातियों की खोज उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल देशों की अपेक्षा शीतोष्ण देशों से अधिक पूर्ण है। तो ये जो शब्द लिखे हैं समझ में आ रहा है आपको, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, ये 13वें चैप्टर में ये अपन ने डिस्कस किए थे थोड़े बहुत। ठीक है, तो ये सोच करके प्रबल रूप में उष्ण कटिबंधीय की बहुत सी जातियों की खोज शेष है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय में क्या है, बहुत सारी जातियों की खोजना भी बाकी है शीतोष्ण के मुकाबले। तो वैज्ञानिकों ने गहन रूप से अध्ययन किए गए कीटों के समूह की उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण जातियों की सांख्यिकी तुलना कर उनके परिणामों के अनुपात को जंतु एवं पादपों में अनुमानित कर पृथ्वी की कुल जातियों का आकलन किया। तो पृथ्वी की कुल जातियों का आकलन कैसे किया गया, आपसे अगर नीट में पूछा जाए, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, इतना लंबा चौड़ा लिखने के लिए नहीं बोलेंगे, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो उसमें से आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि उष्ण कटिबंधीय और जो शीतोष्ण है वहां पर मिलने वाले जो कीट हैं उनके समूह की उन्होंने कैलकुलेशन की। उष्ण कटिबंधीय में मान लीजिए कि 1 लाख मिला, शीतोष्ण में 50,000 मिला, मानना क्यों, तो उसी के रेशो में उन्होंने क्या किया, उसी के रेशो में जो जंतु है और पादप है उसको अनुमान उन्होंने लगा दिया और बोल दिया कि साहब अच्छा इनकी कुल जातियां इतनी है। तो कुछ चरम आंकलन की परास 20 से 25 मिलियन है। कितनी है? 20 से 25 मिलियन है। यहाँ ऊपर जो अपन ने बात की जंतु व पादपों की कुल संख्या बता रही है, ठीक है, लेकिन रॉबर्ट मे द्वारा दिए गए एक अधिक संतुलित तथा वैज्ञानिक रूप से शुद्ध आंकलन वैश्विक जातियों को लगभग 70 लाख या 7 मिलियन तक मानते हैं। ठीक है, 20 से 25 मिलियन बहुत ज्यादा है एक तरह से। तो रॉबर्ट मे ने क्या बताया था कि लगभग कितनी होगी, 70 लाख होगी, 7 मिलियन होगी। इसका मतलब तो आपके पास क्या हो चुका, 200 से लेकर 250 लाख की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो बात कर ली। अब पृथ्वी की जैव विविधता के कुछ रोचक पहलुओं को वर्तमान में उपलब्ध जातीय सूचियों के आधार पर देखें तो सभी आंकड़ी जातियों में से 70% से अधिक क्या है, जंतु है। और जंतु में भी सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे ऑर्थ्रोपोडा के जो कीट हैं वो। ये अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया। सबसे बड़ा संघ अगर आपसे पूछा जाए तो ऑर्थ्रोपोडा है, जंतु जगत में साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी, सबसे ज्यादा मिलने वाले ही वही है। तो सभी आंकड़ी जातियों में से 70% में क्या है, 70% अधिक जंतु है। बाकी जो है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट और आवृत बीजी, अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जिसे अपन कहते हैं, वो पादप मिलाकर कितने हैं, 22% है। तो आप एनसीईआरटी में साइड में या नोटबुक में लिख लीजिएगा, 70% जंतु आएंगे इसके अंदर, 70% से अधिक, और 22% से कम जो आएंगे, अधिक नहीं है इसने बोला, पूछ लेगा कभी भी 22% से अधिक है, निम्न में से दिए गए इस कथनों में से कौन सा सही है, बोल देगा कि या नहीं है तो बोल देगा कि 70% से अधिक जंतु हैं। बाकी क्या है जो है आपके पास, दूसरे स्टेटमेंट में लिख देगा कि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट ही जो 22% से अधिक है, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा, वो अधिक नहीं है, वो कम है। जंतुओं में जो कीट है सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्गीय जो संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक है। 70% जंतु सबसे ज्यादा है, लेकिन जंतुओं में सबसे ज्यादा कौन से हैं, वो आपके पास है ऑर्थ्रोपोडा। इसका अर्थ है कि इस ग्रह में प्रत्येक 10 जंतुओं में से 7 कीट है। पुनः कीटों की इस अत्यधिक विविधता को हम कैसे समझाएं। संसार में कवक जातियों की कुल संख्या जो है मछली, उभयचर या एम्फीबिया जिसे अपन कहते हैं, सरीसृप और रेप्टाइल और स्तनधारियों को मैमल्स कहते हैं, वो अधिक है। तो ये भी हाईलाइट आपको कर लेना है, स्टार मार्क से आपको कर लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कवक जो स्पीशीज है उसकी कुल संख्या जो आपके पास किससे अधिक मिलेगी, फिशेज से, एम्फीबियन से और रेप्टाइल से। किससे मिलेगी, फिशेज से,
एम्फीबियन से और रेप्टाइल से। फार से आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा इसको, किससे? फार से। फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल। हिंदी में तो मछली को मछली कहते हैं, उभयचर को ऊ कहते हैं और सरीसृप को से कहते हैं। अच्छा, फार्म, फार्म आ जाएगा, फार्म, ठीक है। फार्म से आपको इसको ध्यान में रखना है, फार्म से इसको आपको ध्यान में रखना है। कवक जो है उसकी जातियों की जो कुल संख्या किससे ज्यादा होगी? फिश से, एम्फीबिया से, रेप्टाइल से और स्तनधारी से। फार्म से, फार्म, फार्मर समझ में आता है, खेती और किसान जो है, कृषक जिसे अपन कहते हैं। चित्र में आपको कुछ बता रखे हैं और ये चित्र जो है वो भी पूछा गया है AIPMT में, ठीक है। अभी चित्र आ जाएगा। ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि यह आकलन प्रोकैरियोट की संख्या नहीं बताते हैं। प्रोकैरियोट के बारे में अपन ने बात ही नहीं की, ठीक है। जीव वैज्ञानिकों को ये पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोट जातियों की संख्या कितनी हो सकती है। समस्या ये कि पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है और बहुत सारी जातियां प्रयोगशाला में संवर्धन योग्य नहीं है। यदि इन जातियों को समझाने के लिए जैव रासायनिक और आणविक तरीके अपनाते हैं तब इनकी विविधता लाखों में पहुंच सकती है, इसीलिए इनको अपन ने इंक्लूड नहीं किया। ये जो तीनों चित्र है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ये सबसे पहला एक अशेरुकी का है, एक अशेरुकी का और ये पादप का है। तो एक अशेरुकी में जो सबसे ज्यादा मिल रहा है वो कौन सा है भाई साहब? कीट है, 70% ये आपके पास है। उसके बाद में मोलस्का, उसके बाद में अन्य प्राणी समूह और क्रस्टेशिया। वैसा अन्य प्राणी समूह ज्यादा है, उसके बाद में मोलस्का और ये क्रस्टेशिया आपको ध्यान में रखना है। ये इस चित्र के हिसाब से नहीं पूछेगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है, ये सीधा यहाँ पर बोलेगा ये ए, ये बी और ये सी और डी। ए बी सी डी को पहचानो, सीधा प्रश्न पूछेगा। उसके बाद में कशेरुकी में क्या आएगा आपके पास? मत्स्य, मछलियां सबसे ज्यादा है। उसके बाद में स्तनधारी पक्षी, सरीसृप और उभयचर यहाँ पर आ जाएगा। तो जो फार्म है वो आपको ध्यान में रखना है कवक से। पादप की बात करेंगे तो पादप में आवृत बीजी आपको बता रखे हैं, सबसे ज्यादा आवृत बीजी है। लेकिन ये कवक क्या है? अलग है, ये पादप नहीं है। ऐसा नहीं कि इस चित्र में आप बोलोगे आप साहब ये भी तो है, ये कवक है मैं मान रहा हूं लेकिन ये पादप नहीं। उसके बाद में शैवाल आ जाएंगे आपके पास, लाइकेन, मोसेस और फंड, ठीक है। तो ये तीनों जो चित्र है आपको ध्यान में रखना है, कौन सा कहां कहां लिखा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरे आ गई बात समझ में? यद्यपि भारत का जो भूमि क्षेत्र है विश्व का केवल 2.4% ही है, लेकिन इसकी वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? 8.1% है। अगर ये आपके पास कोई पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो विश्व का जो है भूमि क्षेत्र, इंडिया के पास केवल 2.4% ही है, लेकिन जैव विविधता की या जातीय विविधता की आप बात करोगे तो लगभग 4 गुना या 3.5 गुना है, वो है 8.1%। यही कारण है कि संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है। संसार में आपसे पूछा जाए कि कितने महाविविध देश है तो 12 है और उसमें से एक इंडिया भी है। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां और इससे 2 गुना से अधिक जंतु जातियों को अभिलेखित किया जा चुका है। समझाने जैसा इसके अंदर कुछ है क्या? नहीं है मेरे हिसाब से, केवल डेटा है, आपको पढ़ना है, छोटे छोटे पॉइंट इसके अंदर बनाने हैं। वास्तव में अभी तक कई जीवित जातियों की खोज और उसके नाम दिए जाना शेष है। ये प्रश्न नहीं है, ये यहाँ पर कॉमा है। यदि रॉबर्ट मे के वैश्विक आंकलन को स्वीकार करें तब अभी तक कुल 22% जातियों की ही खोज हुई है, मतलब 78% जो जाति अभी बाकी है। इस अनुपात से भारत की विविधता का आकलन करें तो 1 लाख से अधिक पादप और 3 लाख से अधिक जंतु जातियों की खोज तथा वर्णन होना शेष है, ठीक है। क्योंकि 22% ही अगर हुई है, 22% में ही आपके पास कितनी आ चुकी है? 45,000। तो बाकी जो बचेंगे तो उसमें 1 लाख से अधिक तो जाना पॉसिबल है ही है। और जंतु जो है पादपों से कितना है? 2 गुने से अधिक है। तो 1 लाख का 2 गुना 2 लाख होता है, लेकिन 2 लाख से अधिक है तो वो 3 लाख लगभग इन्होंने बताया है। क्या हम अपने इस देश की संपूर्ण जैविक संपदा का खोज कर सकेंगे? मुझे नहीं लगता कि कभी अपन खोज कर पाएंगे। सोचिए इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कितनी प्रतिशत मानव शक्ति या वर्गीकरण वित्त तथा समय की आवश्यकता होगी। तो मैं तो कह रहा हूँ करना ही क्यों है, जो है उसे ही बेटर बनाओ ना, जिसमें अपन रह रहे उसे अच्छा बनाओ, दूसरों को क्यों परेशान कर रहे। ये स्थिति और भी अधिक भयावह हो सकती है जब हम महसूस करते हैं कि बहुत सी जातियां खोज करने से पहले ही विलुप्त हो रही है। प्रकृति का जैविक पुस्तकालय उसमें संग्रहित पुस्तकों के शीर्ष के सूचीबद्ध करने से पहले ही विनिश्चित नष्ट हो रहा है। अब बात करते हैं जैविक विविधता के प्रतिरूप, पैटर्न, ठीक है। मतलब आज जिस जगह पर आप रह रहे हो और दूसरी जगह पर, जैसे मान लीजिए कोई अर्थ है अपने पास, कोई मतलब अपनी वाली ही अर्थ है, आप इस जगह पर रह रहे हो सेंटर में, तो आपको पता 4 दिशा है,
पोल की भी बात करते हैं, उत्तर दक्षिण वगैरह की बात करते हैं। तो आप इस जगह से अगर किसी दूसरी जगह पर जा रहे हो यहाँ पर, तो विविधता बढ़ी है या कम हुई है? ऊपर जा रहे हो तो विविधता बढ़ रही है कम हो रही है, नीचे जा रहे हो तो विविधता बढ़ रही है कम हो रही है, अक्षांश की ओर आप जा रहे हो तो विविधता बढ़ रही है या कम हो रही है। तो वो किस पैटर्न में हो रहा है, वही अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, जैव विविधता के प्रतिरूप या पैटर्न। ठीक है, तो पहला आता है अपने पास अक्षांशीय प्रवणता। अक्षांश में किस प्रकार से चेंजेस हो रही है संख्या जो जीवों की। तो जंतु व पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान न होकर असमान वितरण दर्शाती है। बहुत से जंतु व पादपों के समूह में रोचक विविधता मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से अक्षांशों पर विविधता में क्रमबद्ध प्रवणता उतार चढ़ाव है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाते विविधता घटती है। जैसा भी मैंने आपको बताया, ये अर्थ अपने पास है। भूमध्य का मतलब बीच में से डिवाइड करने वाली रेखा, मध्य में से डिवाइड करने वाली रेखा। अब आप जा रहे हो ध्रुवों की ओर, पोल्स की ओर आप जा रहे हो, तो जो जैव विविधता होगी वो क्या होगी, घटेगी। केवल कुछ ही अपवादों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करेंगे अपन, वहां पर जैसे अक्षांश सीमा 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक जो आपको बताया जा रहा है वो क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, में शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों से अधिक जाती है विविधता पाई जाती है। नॉर्मली शीतोष्ण में ज्यादा मिलती है, लेकिन कुछ अपवाद भी है यहाँ पर। ठीक है, भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया में ये जो शहर के नाम, देश के नाम जो भी आपको बता रखे हैं वो आपको ध्यान में रखने पूछ सकता है, क्योंकि इसके अंदर समझाने जैसा ज्यादा कुछ है नहीं ना यार दोस्तों। कोलंबिया में 1400 से अधिक पक्षी जातियां हैं। न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री उत्तर में, वहां पर 105 पक्षी जातियां हैं, और ग्रीनलैंड में 71 डिग्री उत्तर में केवल 56 पक्षी जातियां हैं। ठीक है, भारत में जिसका अधिकतर भूभाग उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, वहां पर कितनी है, 1200 से अधिक पक्षी जातियां हैं। तो आपसे पूछा जाए निम्न में से किस में सबसे, या आपको दे दिया जाए ए बी सी डी करके, ए में दे दिया जाए कोलंबिया, बी में दे दिया जाए आपको ठीक है न्यूयॉर्क, सी में आपको दे दिया जाए ग्रीनलैंड, या डी में दे दिया जाए भारत, तो आपसे पूछा जाए ए बी सी डी को घटते हुए क्रम में, पक्षियों के घटते हुए, पक्षी जातियों के घटते हुए क्रम में जमाइए, तो आपको याद होगी तो आप आसानी से जमा देंगे। इक्वाडोर के उष्ण कटिबंध के वन क्षेत्र में, जैसा कि इक्वाडोर संवहनी पौधों की जातियां यूएसए के मध्य पश्चिम से स्थित शीतोष्ण वनों से 10 गुना अधिक है। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। अमेजोन जो फॉरेस्ट है, कहते हैं कि वो लगभग 20% रखता था ऑक्सीजन, जो है ना अवेलेबल जो ऑक्सीजन थी उसकी लगभग 20% तक उस अमेजोन से आती थी, लेकिन अभी तो कम हो चुका है परसेंटेज। यहाँ पर 40,000 पादप जाति है, 3,000 मत्स्य, 13,000 पक्षी, 427 स्तनधारी, 427 उभयचर, 378 सरीसृप और 1,25,000 से अधिक एकशिरुक जातियों का वास है। इतनी सारी जातियां मिलती है अमेजोन, अकेले अमेजोन के जंगलों में। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन वर्षा वनों में अभी भी कम से कम 2 लाख कीटों की खोजना और पहचान जो है वो क्या है, शेष है, बाकी है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा क्या विशेष है जिसके कारण वहां सबसे अधिक जैव विविधता मिलती है? अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस में सबसे अधिक जैव विविधता मिलती है, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण या जो भी रेगिस्तान, तो जवाब होना चाहिए आपका उष्ण कटिबंधीय। 3 रीजन यहाँ पर बता रखे हैं। पारिस्थितिक तथा पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिकल्पनाएं की, उसमें से कुछ मुख्य है। पहला तो है जाति का उद्भवन या स्पीशिएशन, जो आमतौर पर किसका कार्य है, समय का कार्य है, समय के साथ में जो जाति बनी है उसका। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार क्या होता है, हिमनदन, ग्लेशिएशन होता है, मतलब बर्फ वगैरह पिघलता रहता है। जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों से क्या अपेक्षाकृत अबाधित रहता है, वहां पर कोई चेंजेस हुआ ही नहीं। तो बर्फ वगैरह पिघल रहा है, कोई पिघल रहा है तो कोई जाति वहां पर विकास कर रही, बर्फ आया ले खत्म सारे के सारे। फिर 15-20 साल, 15-20 हजार सालों में फिर कोई जाति बनी है, फिर वहां पर हुआ तो वो खत्म। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है जातियों का जो विकास है और जो विविधता है उसको बहुत ज्यादा समय मिला, जबकि शीतोष्ण में नहीं मिला, है ना, शीतोष्ण में नहीं मिला। दूसरा कारण है उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। पहले वाला ही रीजन एक तरह से देखा जाए तो ये स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण या निक स्पेशलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है, जिसकी वजह से अधिकाधिक जाति विविधता हुई है। निकेत को अपन ने 13वें चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। तो पहला और दूसरा जो रीजन है वो परिकल्पना वो तो लगभग सेम ही है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध रहती है, जिससे उत्पादन अधिक होता है, जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता का होती है। ठीक है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जब मौसम एक जैसा रहेगा तो वहां पर अवेलेबल जो सोलर एनर्जी है वो भी ज्यादा रहेगी, और एनर्जी प्रोड्यूस वहां पर करने वाले जो भी आपके पास प्रोड्यूसर है वहां पर ज्यादा होंगे, तो बाकी सारे जो स्पीशीज है वो भी यहाँ पर ज्यादा होगी ही होगी डेफिनेटली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आता है जातीय क्षेत्र संबंध। क्षेत्र का जाति से क्या संबंध है, ये तो अपन ने बात कर ली अक्षांशीय। अब जातीय क्षेत्र संबंध की बात करते हैं। तो जर्मनी के महान प्रकृतिविद व भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों के गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण सीमा तक बढ़ाने के साथ बढ़ती रहती है। ठीक है, अभी आप मान लीजिए इतने सी जगह पर ही आपका कोई जिला है, आपका घर है, आपका कोई जो भी है, सिंपल से बात करें तो ये आपका मकान है। इस रूम में आप बैठे हैं, तो इस रूम का क्षेत्रफल जो है ये इतना सा है, क्षेत्र इतना सा जिसमें केवल एक ही आप बैठे हैं। आप पड़ोसी रूम में अपने घर के में जाते हैं, वहां पर आपके भाई बहन और बैठे हैं। फिर और आप पड़ोसी रूम में जाते हैं, ठीक है, वहां पर मदर फादर या चाचा चाची जो भी रहते हैं। और आप जाते हैं तो और रहते हैं, फिर पड़ोस में आप जाते हैं, फिर आप गली में जाते हैं, फिर मोहल्ले में जाते हैं, फिर आप पूरे गांव में जाते हैं, फिर शहर में जाते हैं, पूरे राज्य में जाते हैं। जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे एक समय तक तो क्या होगी, वृद्धि होगी। एक समय तक तो जो आपके पास जाते हैं उसकी क्या होगी, वृद्धि होगी, लेकिन उसके बाद में नहीं होगी। तो कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ में बढ़ती है। वास्तव में जाति समृद्धि और वर्गों को, जैसे अनावृत बीजी पादप, पक्षी, चमगादड़, लवणीय मछलियां की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध आयताकार, अति परवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। चित्र में आपको बता रखा है, दो यहां पर बता रखे, इन दोनों को अपन डिस्कस करेंगे। लघु गणक पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा है जो कि निम्न है, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। इसी इक्वेशन को उन्होंने लिखा है। अब इसको आप समझेंगे, इस ग्राफ को आप देखेंगे तो यहां से क्या देखने को मिलेगा, यहां से आपको क्या हो गया, इसको यहां से आपको देखने को मिलेगा कि ये जाति बता रखा है वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे क्षेत्र बता रखा है। जैसे जैसे आप क्षेत्र बढ़ा रहे हो वैसे वैसे जातीय समृद्धि बढ़ रही है, लेकिन एक निश्चित समृद्धि तक ही अपन पहुंच पाएंगे, उसके बाद में नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसी को आपने लोग पैमाना आप लिखेंगे इसी को, s इज इक्वल टू सी ए जेड, लेकिन इसको आप समझ लीजिए s क्या है। s आपके पास स्पीशीज से लिया गया है, स्पीशीज डाइवर्सिटी जिसे अपन कहते हैं जातीय समृद्धता। पहला शब्द यहाँ पर लिए, पहले शब्द से लिए गए। ए जो आपके पास लिखा है एरिया से लिया गया है। जेड जो लिखा है वो क्या है, रेखीय ढाल है। समाश्री गुणांक रिग्रेशन कोफिशिएंट है, गणित के अंदर आता है कोफिशिएंट। और सी की जो अपन बात कर रहे हैं, वाई अंतःखंड इंटरसेप्ट है, जो सी है वाई अंतःखंड इंटरसेप्ट है, यहाँ पर आएगा। गणित के अंदर इसको समझ सकते हो आसानी से। पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने बताया कि z का मान 0.1 से 0.2 के बीच में होता है, जो ढाल है उसकी। भले ही वर्गीय समूह अथवा क्षेत्र जैसे कि ब्रिटेन, पादप कैलिफोर्निया के पक्षी या न्यूयॉर्क के मोलस्का कुछ भी हो, समाश्रय रेखा या रिग्रेशन लाइन की ढलान आश्चर्य रूप से एक जैसी नहीं होती, लेकिन हम किसी बड़े समूह जैसे संपूर्ण महाद्वीप के जातीय संबंध का विश्लेषण करते हैं तब क्या होता है कि समाश्रय रेखा की ढलान तीव्र रूप से तिरछी खड़ी होती है और वहां पर परास 0.6 से 1.2 तक जा सकती है। ठीक है, तो कहाँ जा सकती है 0.6 से 1.2, जो अपन ने बात की किसी संपूर्ण महाद्वीप की अगर अपन बात करें, बड़े क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वहां पर चली जाएगी 0.6 से 1.2। बाकी कैलिफोर्निया के पक्षी या न्यूयॉर्क के जो मोलस्क के वहां पर 0.1 से 0.2 ही रहती है। ठीक है, और एक और इन्होंने बता रखा है विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों के फलाहारी पक्षी तथा स्तनधारियों की ढलान रेखा 1.15 जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर एनसीईआरटी के हिसाब से, तो आपको ध्यान में रखना है। परास आपको दे देगा, ढलान आपको दे देगा और पूछ देगा मैच कीजिए, वो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में, तो एक तरफ वो क्या लिखेगा, ये जो आपको क्षेत्र बता रखे वो लिखेगा, दूसरी तरफ में वो परास यहाँ पर लिख देगा। ठीक है, तो इतना सा अपन करते हैं आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का अपन करेंगे। उम्मीद में करता हूँ आपको समझ में आया है। एनसीईआरटी आप इसके बाद में पढ़िएगा अच्छे से, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।